और अपने इलाके के लिए ऑलवेज एक्टिव रहते हैं, चाहे जिस तरह से भी हो सकता है लोगों की मदद करते हैं। अभी हमारे साथ हैं सर, स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आपका भी धन्यवाद। जी पूछिए। क्या कहेंगे? हाँ। कहा जाता है कि सऊदी में जो लोग रहता है या इंडिया से बाहर लोग रहता है, वो लोग काम करने में ही और खाना बनाने में, वहाँ रहने में सारा टाइम ख़त्म हो जाता है। सही। लेकिन आपको हम देखते हैं कि ऑलवेज आप एक्टिव रहते हैं, कुछ भी किसी भी मुद्दे पे सबसे पहले आपका पोस्ट आ जाता है, या जिस तरह से भी हो अपने इलाके के लिए आप मदद करते हैं। तो ये वहाँ रह के कैसे पॉसिबल होता है? नदीम भाई देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हम लोग बाहर में या कहीं पर भी दुनिया में क्यों कमाते हैं, ताकि आप अपने घर परिवार को पाल सकें, आप अपने आसपास के लोगों का देखभाल कर सके या समाज के लिए कुछ बेहतर कर सके। यही ना मकसद, यही होता है जी। पढ़ाते भी हम लोग किसी को, बच्चे को हैं, इसी वजह से हैं। तो अगर हम कहीं भी दुनिया में रहें, और मुझे लगता है कि जितने एनआरआईज इस दुनिया में भारत के कहीं हैं, वो सब यही चाहते हैं कि मेरी वजह से कुछ हमारे समाज को अच्छा चीज़ मिले। क्योंकि हम लोग जो हैं बाहर में बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखते हैं, वो चीज़ कोशिश करते हैं हम लोग कि हमारे समाज में भी वैसा देखने को मिले। चाहे सड़क अच्छी मिले, उसके लिए हमें बोलना पड़े, हमारे सरकार से सवाल करना पड़े। हमें दिखाई देता है मेडिकल फैसिलिटीज़ बेहतरीन है, हमें दिखाई देता है एजुकेशन सिस्टम बढ़िया है, हमें दिखाई देता है कि कैसे नेता काम करते हैं समाज के लिए, जनता के लिए। तो वो चीज़ें जब दिल में आती हैं ना, तो आप दुनिया में कहीं भी रहिएगा और आपके अंदर वो जज्बा, गांधी जी ने एक बात कही थी, अपने काम को ईमानदारी से कीजिए, और एक बात हमेशा अपने दिल में बैठाए रखिए कि आप अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, मैं कहीं भी रहता हूँ इस दुनिया में, कुछ भी करता हूँ ना, मेरे दिल में इस बात का ख्याल रहता है कि मैं अभी तक क्या बेहतर कर पा रहा हूँ अपने देश के लिए। यकीन मानिए, मैं ये कोई मीडिया पर बोलने के लिए बातें नहीं कह रहा हूँ, ये दिल की मैं बात आपसे कह रहा हूँ कि दिल में ये बात रहती है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मतलब कुछ और बेहतर हो। तो जितनी मेरी हैसियत है, जितनी मेरी कोशिश होती है, उस हिसाब से ये मेडिकल लाइन में अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आगे बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते रहेंगे। पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, ऑलवेज हम देखते हैं जी। खास करके कहीं और की पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, सीवान के पॉलिटिक्स पे बात करेंगे। 24 और 25 में क्या आपको देखने को मिलेगा? देखिए, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट इसलिए लेते हैं नदीम भाई कि भारत में हर जो चीज़ है ना, आपके पहनावे से लेकर, खाने पीने से लेकर, रहन सहन से लेकर, हर एक मामलात में आपका पॉलिटिक्स है, इन्वॉल्व है। अगर हम राजनीति को पीछे कर देंगे तो कैसे हम लोग मतलब अपनी ज़िंदगी का सोच भी सकते हैं। राजनीति हमारे देश, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हर किसी को अधिकार है अपने बारे में, अपने समाज के बारे में, देश के बारे में बेहतर करने, सोचने का। तो राजनीति को अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते हम लोग। और जीवन से जिसने अलग किया, समझिए कि वो इंसान जानबूझकर अंधा बना हुआ या बहरा बनने की कोशिश कर रहा है, जो कि उसके लिए ही नुकसानदेह है। हमें पॉलिटिकली एक्टिव होना पड़ेगा, पॉलिटिकली जानकार बनना पड़ेगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको जो वोट लेने आपका आते हैं, वो आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकेंगे। जब आप अवेयर रहिएगा तो आपको क्या बेवकूफ़ बनाएंगे? वो सिर्फ वोट लेने थोड़ी आ जाएंगे कि भैया वोट देता हूं। एक्टिव उस सेंस में हमने नहीं पूछा है। एक सीनियर हैं आप, और चीज़ों को आपने देखा है, पूरी दुनिया घूम रहे हैं, और इस फील्ड से भी, पत्रकारिता से भी आपका नाता है। बिल्कुल। तो हम कहने का मतलब ये है कि हिना मैडम जी 24-25 में क्या होगा, इस सेंस में हमने पूछा है। देखिए, उस सेंस में शहाबुद्दीन परिवार से रिलेटेड हम समझना चाह रहे हैं आपसे। देखिए, मैडम और शहाबुद्दीन साहब के बारे में मतलब सही बात तो उनके परिवार का लोग ही बता सकता है कि क्या उनका आगे की रणनीति या नीति है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सिवान को जो शहाबुद्दीन साहब ने दिया है, वो किसी नेता ने नहीं दिया है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता। इवन कि आपने रिसेंटली शायद आपने बहुत सारे नेताओं का देखा होगा जो अपोजिशन में भाजपा के हैं या अलग अलग नेता के हैं, वो लोगों ने भी अपने बयान में कहा है कि नहीं, शहाबुद्दीन साहब ने जो समाज के लिए किया है, खासकर इंडोर स्टेडियम, सड़कें, गांव-गांव में प्राथमिक चिकित्सालय या फिर स्कूल वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो उन लोगों ने किया है, आज तक उसके बाद से कुछ नहीं बढ़ा है। बताइए कौन ऐसा नेता है जिसने ऐसा काम किया? किसी ने नहीं किया। विकास पुरुष सारे लोगों को पता है। लेकिन एक बात बताइए, जब हमारा पैरामीटर क्या होना चाहिए? अगर हम किसी को नेता बनाना चाहते हैं, अगर मेरा कोई सांसद होगा, तो हमारा पैरामीटर क्या होगा? हमारा पैरामीटर यही होगा ना, हमारी पैमाइश तो यही होगी कि हमारा नेता ऐसा हो जो इस तरह का काम करे। तो इसमें कुछ सवाल ही नहीं उठता है कि हिना मैडम को शहर के लोग सिवा, देखिए हार और जीत अलग बात है। हारने को तो मोदी जी भी हारते हैं, हारने को अटल जी भी हारे हैं, हारने को मनमोहन सिंह भी हार गए हैं। ये कोई बात नहीं है, हार और जीत अलग चीज़ है। एक और सवाल जी। हिना मैडम जी
बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि निर्दलीय लड़ेंगी तो जीत जाएंगे। नहीं। उनको किसी पार्टी से लड़ना चाहिए या निर्दलीय 2024 में लड़ना चाहिए? हम उन लोगों से ये सवाल करना चाहते हैं नदीम भाई आपके ही जरिया कि जिन्होंने अपने पूरा जीवन, क्या शहाबुद्दीन साहब आखिरी वक्त में भी ये बात बोलने के लायक नहीं थे क्या कि हमको आरजेडी से कोई मतलब नहीं है या किसी भी पार्टी से मतलब नहीं है, हम अलग हट जाइए? क्यों नहीं बोल सकते थे? देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स उन्होंने अपना जीवन लगा दिया उसको सींचने में। आरजेडी या जो भी है, शहाबुद्दीन साहब का देन है उसमें, ठीक है ना, उनका बहुत बड़ा योगदान है, इससे कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन अगर पार्टी से अलग हटने की बात होती तो ये बहुत पहले ही ऐलान हो चुका होता। जब वो जेल में गए थे या जेल में दोबारा गए थे, बहुत पहले ऐलान हो चुका होता है कि नहीं? तो ये बात पर सवाल ही करना बेकार है। ये देखिए, ये मुद्दे को डाइवर्ट करना और इनकी राजनीति को डिरेल करने वाली बात है। क्यों अलग हटेंगी? जहां उन्होंने पूरे जीवन लगा दिया शहाबुद्दीन साहब ने, अब तो ये वक्त है कि वो सही पोजीशन पर उन्होंने लगा दिया। तो पार्टी का जो उसमें जो अपर लिस्ट में, जो अच्छे लिस्ट में, जो सीनियर लिस्ट में जो नाम होता है, जो अभी जो लिस्ट में कार्यकारिणी में आया था, इससे पहले जो आया था, जिस तरह से आरजेडी उनके परिवार के प्रति या हिना मैडम के प्रति कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि 2024 में उनको टिकट मिलेगा? एक बात बताइए कि अगर आम जनता इस बात को अनुभव कर रही है कि ये लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, तो उसका नतीजा हम लोगों ने 2 उपचुनाव में देख लिया है ना। एक बगल में ही गोपालगंज और एक कुढ़नी, उसमें हम लोगों ने देख लिया। देखिए, 1 वोट से भी हार होती है, ठीक है। अगर जनता बिहार की ये समझ रही है कि शहाबुद्दीन साहब के साथ कुछ ज्यादती हो रही है, उनके परिवार को नज़रअंदाज किया जा रहा है, और ये बात हम लोग भी फील कर रहे हैं। और ये पिछले चुनाव में भी हम लोगों ने देखा, गोपालगंज में उनको इन्वाइट ना करना, उनको लेकर ना जाना, इस बात को हम लोग मान रहे हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि मेरे अगर लीडर हिना साहब, अगर आप उनको अपना लीडर मानते हैं, तो हम उनके हर इंस्ट्रक्शन का इंतजार करेंगे। अगर वो कहती हैं कि नहीं, हमको नहीं इससे आरजेडी से रिश्ता रखना है, तो जो उनका मानने वाला आरजेडी से जुड़े हुए लोग, उनको अलग हट जाना चाहिए। ठीक है, एक और सवाल। हाँ, बोलिए। ये बताइए, जिस तरह से जो एमआईएम के बारे में लोग कह रहे हैं कि आरजेडी जिस तरह से मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को इग्नोर कर रही है, तो इसीलिए जो एमआईएम है वो इतना तेजी से ग्रो कर रहा है, तो क्या अल्पसंख्यक मुसलमान के लिए एमआईएम समाधान है बिहार में? देखिए, लोकतंत्र में सबको इलेक्शन लड़ने की आज़ादी है, चाहे जिस नाम पे लड़े। लेकिन हम हमेशा से इस बात के विरोधी रहे हैं कि कोई हिंदू के नाम पे लड़े, कोई मुसलमान के नाम पे लड़े, इसके हम कभी पक्षधर नहीं हैं, चाहे जो हो। देखिए, भारत एक लोकतंत्र देश है, और जो हमारा एक जो बना हुआ तौर तरीका है ना देश का, ये इसमें आप कभी भी किसी एक समुदाय को लेकर ना जीत ना हार, इस तरह की बात नहीं कर सकते। हाँ, एक समुदाय विशेष होने के नाते इस बात के बारे में जरूर कहा जा सकता है कि हम अपनी बात रखना चाहते हैं। जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, जो एक अल्पसंख्यक होने के नाते जो हमें मिलना चाहिए अधिकार, उसके बारे में पुरजोर आप आवाज़ उठाइए। लेकिन इस बात पर वोट मांगना कि आप मुसलमान हैं, हमको वोट दीजिए, आप हिंदू हैं, हमको वोट दीजिए, हम दलित हैं, हमको वोट दीजिए, ये चीज़ के बारे में मैं कभी पक्षधर नहीं हूँ। एक नेता जब सांसद बनता है तो वो किसी एक समुदाय का नहीं होता है, जब विधायक होता है तो किसी एक समुदाय का नहीं होता है, वो सबका होता है। बाकी हम एक बात जानते हैं कि अगर मुसलमान हो या सिख हो या कोई भी अल्पसंख्यक समाज हो या दलित हो, उनकी आवाज़ उठनी चाहिए, वो जिस जरिए से उठे। अगर ये कहता है, जैसे हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, शहाबुद्दीन साहब को जानबूझकर एक अल्पसंख्यक समाज का नेता बनाने की कोशिश होती है, जबकि शहाबुद्दीन साहब सबके नेता थे, है कि नहीं? ये कोई नकार नहीं सकता है। तो क्या उनके जरिए लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ? बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ, और हर समाज के लोगों को फ़ायदा हुआ। एमआईएम का वजूद ही इस वजह से है कि वो हिंदू मुसलमान की राजनीति पर ज़्यादा फोकस करते हैं या उसी के नाम पे वोट मांगते हैं। और देखिए, माहौल अभी देश का, जब से 2014 में भाजपा की सरकार आई है, मोदी, तो मुसलमानों का आवाज़ उठाना गलत थोड़ा ना है। मुसलमान का आवाज़ उठाने का तरीका अलग होता है, तरीका की बात नहीं, हर मुद्दे पे, तो इसको भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो अच्छा, एक बात बताइए, आप हर मुद्दे पे बातें उठा रहे हैं, फायदा क्या हो रहा है जरा मुझे बता दीजिए। बुर्का पे आवाज उठाए थे, क्या बिल वापस हो गया? क्या सीए एनआरसी का मामला उनकी वजह से, वो तो आवाज भी नहीं उठाए थे, उनकी वजह से पीछे हुआ क्या? कहीं पर भी उनके मुद्दा के आवाज उठाने से कोई बिल वापस नहीं हुआ। आप यहाँ से हैदराबाद तक मिला लीजिए, मेरे अपने जानने वाले हैदराबाद में लोग हैं। बिल संसद भवन में उन्होंने नहीं फाड़ा था ना। फाड़ने से क्या हो गया भाई? सड़क पे कौन सड़क पे विरोध करने वाले कौन थे? नहीं, उन्होंने नहीं किया, ये गलत आपकी जानकारी है। उन्होंने नहीं किया था। इस देश के संविधान को मानने वाले लोगों ने शुरुआत करी थी, और वो इस बात को जानते थे कि अगर हम आएंगे मैदान में तो लोग हिंदू मुसलमान कर देंगे। हो सकता है ये उनकी अच्छाई हो कि वो आए नहीं। और बिल को फाड़ना, तो बहुत सारे बिल फाड़े जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नेता खराब है, अच्छे आवाज़ उठाते हैं, अलग बात है। लेकिन मैं इस बात का हमेशा से विरोधी रहूंगा कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले लोग इस देश के लिए भले नहीं हो सकते हैं। सिंपल सी बात है। जी जी जी, ठीक है।
जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रफीक साहब। अपना हाँ दीवान के सोशल मीडिया पर कुछ पूछिए ना। हाँ इतना एक और सवाल संयोग से 2 वीडियो बना लीजिएगा। नहीं इसीलिए अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ है। एक और बात बताइए, सोशल मीडिया मुझे MIM पर से संबंधित एक बात बताइए कि कौन ऐसा बिल है जिसके विरोध में MIM उठी है और वो बिल वापस हो गया, जरा मुझे आप बता दीजिए। नहीं हम ये नहीं कह रहे हैं। देखिए यही मैं कह रहा हूं, कोई बोल भी नहीं रहा। देखिए समझिए, नहीं बोलेंगे सिर्फ मुसलमान का ही वो बात नहीं, हमको उनका विरोध इस बात का नहीं है। हमको इस बात का विरोध है कि हम मुसलमान अपने आप को एक्सपोज क्यों करें। इस तरह से आवाज उठाते हैं, वैसे कौन जो सेकुलर पार्टी के नेता हैं जो उतना मुखर होकर बोलते हैं? अरे भाई सेकुलर, इस देश में सेकुलर नेताओं की वजह से ही तो देश अभी तक सेकुलर बना हुआ है। क्या इनकी वजह से, इनके बाप दादाओं से बना हुआ है क्या इस देश सेकुलर? वो उनका तो अलग पार्टी हुआ करती थी, इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उनकी वजह से देश ये बना हुआ है सेकुलर। सेकुलर इस देश के हिंदू मुसलमान सब थे जो उस मजबूती को बना के रखा इन लोगों ने। राजनीति भी उस तरह की हुई। मैंने बोला ना कि अभी भाजपा की सरकार या भाजपा जब से वजूद में है, एक कम्युनलिज्म को बढ़ावा दिया गया है और उसको लोग फायदा क्षणिक भर के लिए उठा रहे हैं। आप एक बात को याद रखिएगा, अभी देखिए हिंदू मुसलमान का मामला 2014 से लगातार एक पीक पर है। अब आज लोग इस बात को मान चुके हैं कि इस चीज से हमको फायदा नहीं होने वाला है और आप देखिए वो ग्राफ घट रहा है। अब बहुत कम बयान आते हुए दिखाई देंगे आपको, बहुत तरह, फिर भी फ़ायदा उठाने के लिए लोग तो बोल ही देते हैं हिंदू मुसलमान वाले बयान। लेकिन आज न कल इस बात को लोग रियलाइज़ करेंगे कि इस देश से कोई जनसंख्या कहीं नहीं जाने वाली है, ना कोई पाकिस्तान जाने वाला है, ना कोई नेपाल जाने वाला, ना कोई श्रीलंका जाने वाला है, रहना यहीं है। एक और सवाल, जब MIM की बात आई है तो आपके बातों से ये समझ आ गया कि MIM समाधान नहीं है, लेकिन उनके पार्टी के नेता ये भी कहते हैं कि हम लोग अगर लड़ रहे हैं और मुसलमानों के मुद्दे पे बात कर रहे हैं तो ये जितने सारे सेकुलर पार्टी है वो मुसलमान का हक देंगे, पार्टी में भी उनका हक मिलेगा और रियल में भी उनके लिए वो आवाज उठाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, MIM की ही बात अगर आप कर रहे हैं, MIM से हमको कोई लेना देना नहीं है, ना किसी पार्टी से, आपको भी पता है मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ। एक बात बताइए, MIM बात करती है दलित और मुसलमानों की, इनकी कार्यकारिणी में कितने दलित हैं बैठे हुए शीर्ष में, बताइए ओवैसी के बाद से? आपको बताइए, है जवाब आपके पास? बताइए कितने दलित उसमें बैठे हुए हैं उनके साथ में? नहीं ना है, उनके भाई हैं या वो मुंबई वाले हैं या औरंगाबाद वाले नेता हैं, कितने दलित उनके साथ बैठे हुए हैं जो कह दें कि हम इस समीकरण को लेकर चलते हैं और हम बैठाए हुए हैं शीर्ष में, अपने बात किसी को अध्यक्ष बनाएंगे क्या वो किसी दलित को? देखिए बात ऐसा कीजिए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। किसी का अधिकार नहीं मारा जा रहा है इस देश में। इस देश की लोकतंत्र को ही मजबूत आप अगर करेंगे ना तभी सबका अधिकार बना रहेगा, और लोकतंत्र को मजबूत कभी आप हिंदू मुसलमान के नाम पे नहीं कर सकते। आप मुद्दा उठाइए, अगर मुस्लिम समाज से, शिक्षा से रिलेटेड है, बात उठाते हैं, बहुत अच्छी बात है। वो जो हज वाला मामला था, हज सब्सिडी वाला, उन्होंने बात को उठाया, बहुत अच्छी बात थी। हज सब्सिडी से मुसलमानों को कोई फायदा नहीं था, हट गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस पैसे का एलोकेशन जो 300 करोड़ रुपए भारत सरकार को मुसलमानों के एजुकेशन में लगाना चाहिए था वो नहीं मिल रहा, उस पर बात कर लें। वो समझ रहे हैं? जब तक आप ज़मीनी मुद्दे नहीं उठाएंगे तरीके से और अपने आप को एक्सपोज करेंगे कि हम मुसलमान हैं, हमको दामाद की तरह ठुड्डी सहला के रखा जाए, ये नहीं होने वाला है, होना भी नहीं चाहिए। एक और सवाल, सोशल मीडिया खास करके सीमान के मीडिया के बारे में आप क्या सोच है आपकी? देखिए मीडिया कहीं की भी हो, देखिए एक बात तो मैं शुरू से कहता हूं नदीम भाई कि जो छोटे क्षेत्र के मीडिया है ना, यकीन मानिए वो ज़्यादा मेहनती और ईमानदार हैं, जो ज़मीनी स्तर की बातों को दिखाते हैं। जो बड़ी मीडिया है, जो क्या कहते हैं, नोएडा वाली मीडिया है, जो फिल्म सिटी की मीडिया है ना, जो सैटेलाइट मीडिया है, जो बड़े लेवल की मीडिया है, वो लोग तो पैसे पर अपने मुद्दे सेट करते हैं, एजेंडा सेट करते हैं। सच्चाई ये है कि जो छोटे, मैं शुरू से इस बात को कहता हूँ, चाहे सिवान हो या किसी जगह की ये हो मीडिया हाउस हो, या डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब हो, आप लोग ज़्यादा ईमानदारी से काम करते हैं और ज़्यादा अंदर तक अपनी जान को जोखिम में डाल के करते हैं। वो लोग स्टूडियो से बाहर निकल के कहाँ जाते हैं आप ही बताइए? किसी गिनी चुनी जगह पर। आप लोग रात बिरात बाइक उठाते हैं, चल देते हैं। किसी चीज़ की फिक्र होती है आपको? ना जान की फिक्र होती है, ना किसी चीज़ की फिक्र होती है। ये बताता है कि आप वाकई में जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का काम आप लोग कर रहे हैं। ये जो सिवान हुआ या कोई भी, मैं कोई तारीफ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जुड़ा हूँ इस चीज़ से, मैं जानता हूँ ये प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल और इम्पॉसिबल बात है कि आप किसी बात को लेकर, आम जनता की बात को लेकर कैसे आप लोग उठाते हैं बात को, ये इम्पॉर्टेंट बात है।
अच्छा, और यही अच्छी बात है। दौर में जो फेसबुक है, जो भी सोशल साइट है, उस पर पेज होना किसी नेता का कितना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। और इस बात को मैं कहता आया हूँ शुरू से, जब तक आप अपनी बात को नहीं रखिएगा सोशल मीडिया पर, क्योंकि देखिए मीडिया, आज राहुल गांधी भी इतना बड़ा पद यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उनका किसी बड़े मीडिया में आप इंटरव्यू नहीं देखिएगा, बल्कि सोशल मीडिया से अपनी बात को रख रहे हैं, कह रहे हैं। उसी तरीके से सिवान में भी हमारे, आप शहाबुद्दीन साहब पर सवाल करेंगे उनके परिवार से, मुझे मालूम है कि ओसामा साहब का और हिना साहब का क्यों नहीं है। होना चाहिए, मेरा ये मानना है कि होना चाहिए, और उसके लिए एक बेहतरीन टीम होनी चाहिए, जो अगर वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो एक डेडिकेटेड टीम ऐसी होनी चाहिए जो अपनी बात ना रखे, बल्कि जो पार्टी के लिए और उनके लिए, उनके पॉलिटिकल बयान के लिए अच्छा हो, उस तरह की बातों को सोशल मीडिया पर रखे या क्लियर करे। क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पे फेक आईडी भी चल रहे हैं उनके नाम पर, तो कुछ भी लोग लिख दे रहे हैं, अपने आप को सब हितैषी बता के कुछ भी लिख दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं। एक बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जो फेसबुकिया नेता हैं, उन लोगों ने शहाबुद्दीन परिवार और लालू परिवार के बीच का जो नाता है, रिश्ता है, उसको उन फेसबुकिया नेता लोगों ने ही खराब किया है। इस पर कितनी सच्चाई है? नदीम भाई देखिए, दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये कि अभी जो गोपालगंज का चुनाव हुआ था, उसमें कई नेता के आपने बाइट भी सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इतने इफेक्टिव हैं वो लोग। नहीं, ये बात एकदम जायज है आपकी, कह रहे हैं वो कि आप किसी भी छुटवैये का बात सुन के आप इतना बड़ा फैसला थोड़ी ले सकते हैं। मतलब कोई भी नजरअंदाजी की बात आ रही है, तो यही मैं कहने वाला था अभी। देखिए, हर जो कार्यकर्ता है किसी का भी, वो डेडिकेटेड होता है, वो दिल से चाहता है, और अपने हर बात को वो ये समझता है कि मैं उनके फायदे के लिए कर रहा हूँ। लेकिन हो जाता है असर उल्टा। मैं इस बात को बुराई नहीं कर रहा हूँ कि आप किसी के आगे पीछे कर रहे हैं, या उनकी तारीफ कर रहे हैं, या उनके बारे में कुछ बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, या सड़क पे उतर रहे हैं, तो आप दिल से नहीं कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकता मैं। लेकिन कौन सी बात, कौन सी हरकत से फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, उस पर तो आत्ममंथन होना चाहिए ना जी। इसी बात को लेकर कभी कभी क्या होता है कि मैं अगर कुछ कर रहा हूँ हरकत, हो सकता है आपकी नज़र में वो सही ना नज़र आए, लेकिन हो सकता है किसी की नज़र में सही नज़र आए। तो इस बात का आत्ममंथन की मैं बात ज़रूर कहूँगा कि सोशल मीडिया का ये वही हो गया कि बंदर के हाथ में उस्तरा वाला। अगर आप सही से इस्तेमाल करेंगे तो इसका इस्तेमाल सही होगा, नहीं कर पाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, और नुकसान होता भी है। क्योंकि अगर एक नेता के कार्यकर्ता जो होते हैं, उनका रिफ्लेक्शन होता है वो। अगर मैं कुछ हरकत करता हूं तो मैं जिस नेता से जुड़ा हूं, वो उसके बारे में लोग राय बनाने लग जाएंगे कि अच्छा ये भी वैसे ही होंगे। तो इस बात का ख्याल रखने की तो जरूरत होती है। एक छोटा सा सवाल रफीक भाई जी, कि आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर अभी देखा जाता है कि लोग बोलना शुरू कर दिए हैं अब ज़्यादातर, ये 500 का माइक उठाओ, बोया का माइक लगाओ और पत्रकार बन जाओ। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे जो आ रहे हैं, तो पत्रकारिता स्तर गिरते जा रहा है, अनुभव। तो उन नए लड़कों को लिए क्या कहना चाहिए कि सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल करें? हाँ, माइक उठा के कोई भी और इस तरह का चीज़ें क्या पूछना है, 500 रुपया मिलेगा, चाहिए 500 रुपया ला हुआ, 500 रुपया, तो कहीं ना कहीं विश्वसनीयता तो कम होती है। देखिए रजनीश भाई और नदीम भाई, यकीन मानिए मेरा इस पर दो मत है। दो मत मतलब एक मत है, लेकिन दो बातें हैं इसमें। मत तो एक ही है कि किसी भी काम को आप ईमानदारी से करिए, जैसे आप लोग कर रहे हैं और भी लोग कर रहे हैं। आप लोग करिए ईमानदारी से, रिजल्ट उसका अच्छा आएगा। दूसरी बात, जो क्वालिटी की बात आती है, वो आएगा आपके क्वालिफिकेशन से, वो आएगा आपके एक्सपीरियंस से, वो आएगा आपके स्टडी करने से। ठीक है, मैं मानता हूं इस बात को कि पत्रकारिता में जितने लोग आए बेहतर है। आप इस आपको क्या लग रहा है कि ये चीज़ जो है, जो आप साथ में बैठे हैं, आप हज़ारों लोगों की आवाज़ को मजबूत कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, इसका इफेक्ट दूर से देखने वालों को समझ में आता है। मैं अक्सर जब भी मेरी बात होती है नदीम बाबू से, मैं यही कहता हूं कि आप लोग जो काम कर रहे हैं, यकीन मानिए सिवान के लिए आने वाले कल का वरदान है ये। रजनीश भाई, जितने लोगों के पास माइक होगा, ये एक आज के ज़माने का AK-47 है। लड़ाई हथियार से नहीं होगी कभी भी, ये आज की लड़ाई कलम से और मीडिया के ही ज़रिए होगी, बुराई के खिलाफ लड़ने वाला। तो मैं तो इस बात को बिल्कुल पक्षधर हूँ कि जितने भी लोग आए मीडिया में, अच्छी बात है, लेकिन क्वालिटी को बेहतर करने का काम तो हमेशा किया जा सकता है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे साथी हमारे सरफराज हैं जामिया में, उन्होंने अभी अपने फर्दर पढ़ाई के लिए शुरुआत एडमिशन ले लिया। तो देखिए, पढ़ाई के अलावा एक समझदारी खुद की भी होती है, डेवलपमेंट खुद का होता है कि आप किस स्तर पे लेके जाके कंप्रोमाइज़ कर पा रहे हैं। आप अगर सवाल करना है तो कुछ भी कीजिए, कोई हो नेता सामने,
कोई इससे डरने की बात नहीं। या उसको समझा भी नहीं पा रहा है, जहाँ कहीं कुछ घटना हुआ है, रोड टूटा है, कम से कम जिस तरह से भी हो बना के कम से कम डाल रहा है ना, 1500 लोगों के बीच में तो जा रहा है ना। मैं और सवाल पूछना चाहूंगा कि बिहार से जुड़े हुए हैं, भोजपुरी यहाँ की भाषा है ना भाई, बोलते होंगे और रहते हैं, कहीं ना कहीं आपको भी दिक्कत आता है भाई? भोजपुरिया समाज के लिए अश्लीलता जिस ढंग से आ रहा है, बहसबाजी हो रही है, ट्रेंडिंग स्टार, पावर स्टार, तो भोजपुरी कहीं ना कहीं धूमिल होती जा रही है। उसकी छवि जो थी पहले, देखिए गाने थे, इस पे क्या कहिएगा अश्लीलता के बारे में जो भोजपुरी में बढ़ते जा रही है? रजनीश भाई, एक बात मैं बता रहा हूँ, देखिए भाषा तो ठीक है, अलग की बात है, जो भी परिवार वाले लोग होंगे उन सब को अपने परिवार की अगर इज्जत का ख्याल होगा तो वो इस तरह के अश्लील भोजपुरी के बाद आइल बात भोजपुरी में बोले कितनी, तब ना हमने भोजपुरी तो बढ़ावा देता। अभी ये मेरा अस्मिता के बात होता कि भाई पारिवारिक अस्मिता अगर घटता गाना से तो ओकर खिलाफ आवाज उठे के चाहिए, और हम एक खिलाफ बानी कि कई मतलब कोनो प्रकार के अश्लील भाषा का इस्तेमाल गाना में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब भोजपुरिया तो हमारी मातृभाषा है भाई, बिहार का है, लेकिन हम तो भोजपुरी क्या? अच्छा एक बात बताइए रफीक साहब, आप सौदी में कोई मिलता है तो आप भोजपुरी पंजाबी से मिलेगा तो ना तो हमने के भोजपुरी बताया नहीं सर, में कोनो दो रहा ना। कितना लोग शर्माला ना हम शर्माने की कोनो बातें नहीं, बात ये है कि आपकी मीडिया जो है पूरे देश के लोग देखते हैं, तो ये कॉमन भाषा हम लोगों की हिंदी है, मात्र हमारे देश की भाषा है, तो हम चाहते हैं कि सब लोग समझे। भोजपुरी को लेकर तो बहुत सारे साथी हमारे लड़ाई लड़ रहे हैं कि इसको हमारे इसमें शामिल किया जाए, राष्ट्रीय भाषा में शामिल किया जाए। कहीं भोजपुरी के भाषा का स्तर गिरत जाता है। गिरत जाता है। ऐसा मत हो के जो पहले होत रहा, जो बिहारी का हाई पर शर्म होत रहा दिल्ली पढ़े गइला पर ना, लेकिन एक बात बा रजनीश भाई, भोजपुरी गाना बाजी तो ओहू जल्ला जाएगा। लजाए के पड़ेला। मतलब कि कई बार ऐसा हुआ है कि मतलब कि कहीं हम लोग परिवार के साथ चल रहे हैं और भाषा इतना गंदा अश्लील गाना चल रहा है कि आपका शर्म से सर झुक जा रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके खिलाफ तो जब भी कोई आवाज उठाएगा हम उसके साथ में हमेशा। जी बहुत बहुत शुक्रिया रफीक साहब टाइम देने के लिए। लेकिन स्टार्टिंग में ही हमको एक और बात बोलना चाहिए था, कुछ दिन पहले ही आपकी शादी हुई है, हमारी टीम के तरफ से बहुत बहुत मुबारक। बहुत धन्यवाद मेरे भाई, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, सभी लोगों का, आपके दर्शकों का। और देखिए जब बात होती है ना तो हम लोग एक वो नहीं बोलते हैं, मतलब कि रिटन वाला स्क्रिप्टेड वाली बात हम लोग नहीं करते हैं, है कि नहीं, अपने दिल की बात करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है बहुत सारी बातें पसंद आए ना भी पसंद आए, तो आत्ममंथन हम भी करेंगे और लोगों को सोचने की भी जरूरत है कि किस बात के बारे में इस तरह की बातें ये कर रहे हैं। फौरन से रिएक्शन ना दें। आपके भी बहुत सारी बातें जब सामने आती हैं तो वो समाज के भलाई के लिए होती हैं, तो लोगों को उस जो कौन क्या बोल रहा है उससे ज्यादा क्या बोल रहा है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो उस पर लोग सोचें और उस पर आत्ममंथन करें, और हम लोग सिवान को एक बेहतर बनाएंगे। फिलहाल तो अभी हम लोग सिवान में हैं, तो आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि किसी भी गाँव में, रूरल एरियाज़ में जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी है, अगर आपको किसी भी तरह के ऑक्सीमीटर या फिर वेंटिलेटर की ज़रूरत होगी तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, नदीम भाई से कीजिए, हम लोग वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जी जी, इस तरह के जितने सारे लोग हैं जो अपने इलाके के लिए कुछ कर रहे हैं, हमारी टीम उनसे जब भी मौका मिलती है मिलके उनकी सोच समझ क्या है वो तमाम लोगों तक हम लोग पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज।